हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है डेली के डेली यानी कि 9 बजे शाम में, ठीक है, 9 बजे रात में जो डेली के डेली जो है क्लास होता है जीके जीएस के लिए। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि मध्य निषेध में जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्कोर करना है तो किस पर फोकस करना है, तो जीके जीएस पर फोकस करना है। तो हम वही प्रश्न करवाते हैं कि जो कि कई बार एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि मध्य निषेध में फुल्ली मतलब जो है ना कहते हैं 100% में 50 यानी कि 50% से ऊपर मतलब रख लो कि क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मतलब सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी मतलब जो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जो है यह जो है 15 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है, जो कि हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चल के पहले पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए। पिछले वाला वीडियो को देखने के लिए ही जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर जल्दी से जुड़ जाइए और पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। चलिए अभी का प्रश्न पहले देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पटक नहीं है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन हो सकता है, देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक मतलब क्या है हार्डवेयर पटक नहीं है। तो ये जो है क्या नहीं है, मेमोरी नहीं है। क्या नहीं है, तो ये मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग कौन कौन सा, जैसे हो गया क्या कहते हैं इनपुट हो गया, क्या हो गया इनपुट हो गया, उसके बाद जैसे यूनिट एंड मेमोरी हो गया, ये सब क्या कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे सिस्टम यूनिट हो गया। सिस्टम यूनिट फिर जो है कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। जैसे में मदरबोर्ड हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसके बाद जैसे प्राथमिक या मुख्य मेमोरी हो गया, और चौथा में मतलब क्या आता है, वो आता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो ये सब आता है, यहाँ पर जो है मेमोरी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमोरी। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। देखिए यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक कौन है। तो ये जो कृषि है, क्या है, तो ये जो है कृषि है, तो दो का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कृषि हो जाएगा। तो वो कैसे है कृषि, क्योंकि वनों की कटाई का मुख्य कारण जो क्या क्या है पहले वो जान लेंगे। तो वनों का मुख्य कटाई का कारण जो होता है, जैसे में किस मतलब क्या कहते हैं, कृषि गतिविधियों का विस्तार होना, पशुधन गतिविधियों का होना, वनों की कटाई करना, ये सब मतलब खाद्य उद्योग, खानन कार्य, ये सब होता है। और जैसे वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या होता है, जैसे जैव विविधता का नुकसान होना, इससे क्या होता है, तो जैव विविधता में नुकसान आता है, जलवायु परिवर्तन में नुकसान आता है, जल के स्तर में कमी आता है। ये सब मतलब इसका क्या हुआ, नुकसान होने का बात हो गया। तो ये सब फैक्ट जो हम बता रहे हैं, ये सब फैक्ट को भी या तो कॉपी कलम से लिख लीजिएगा या तो जो अपना मतलब ब्रेंड में रखिएगा ताकि एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न 3 नंबर कि हार्ड हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो ये जो है कौन क्या होता है, ये जो है द्वितीय क्या होता है, द्वितीय स्टोरेज होता है। क्या होता है, ये जो द्वितीय स्टोरेज होता है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही हम बात करें कि हार्ड डिस्क यानी कि मैग्नेटिक, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या होता है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक होता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क अस्थायी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी होता है। ठीक है, और यह जो है हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे कि आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। ठीक है, ये भी फैक्ट को याद रखिएगा। उसके बाद जैसे हार्ड डिस्क में जो है ना डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा या पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा या पढ़ा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर कीजिए कि इनवेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस क्या है, माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो यह जो है ना क्या करता है, मेटाफेज का मतलब क्या करता है, गठन करता है मेटाफेज का। क्या करता है, मेटाफेज का। वही हम बात करें कि समसूत्री विभाजन जो है ये 4 अवस्थाएं में होती है। पहला में जैसे प्रोफेज हो गया, दूसरा में मेटाफेज हो गया, और तीसरा में एनाफेज हो गया, और चौथा में टेलोफेज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज का मतलब क्या है, जैसे गुणसूत्र जो है ना छोटा हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्र जो है छोटा हो जाता है तथा कोशिका के मध्य में अवस्थित होता है। यह जो है क्या होता है, यह कोशिका के जो है मध्य में अवस्थित होता है। ठीक है, यानी कि सेल के मध्य में क्या होता है, ये अवस्थित होता है। ये सब क्यों मतलब याद रखना है। और जैसे ये क्या है, एनाफेज, एनाफेज भी इसी का भाग है। एनाफेज जो है इसी का भाग है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु यानी कि 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। क्या होता है कि गुणसूत्र का गुणसूत्र जो है बिंदु 2 भाग में बट जाता है, और फिर जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। ठीक है, और ये बात करें हम क्या कहते हैं, टेलोफेज, टेलोफेज भी इसी का भाग है। गुणसूत्र का ही भाग होता है टेलोफेज। तो इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। ठीक है, और पेस्टिन पेस्टिन एक अवस्था में जो होता है, और प्रथम प्रोफेज यानी कि अवस्था गुणसूत्र की संख्या क्या करता है, घटकर आधी हो जाती है। ठीक है, ये टेलोफेज में हो जाती है। और ये जो क्या है प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, तो जैसे प्रोफेज में जो है गुणसूत्र मतलब धागे की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो है इसमें जो है धागे की तरह दिखाई देता है। देखो ये सब फैक्ट को याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि
यही प्रश्न पूछ सकता है, इसी समय से मतलब प्रश्न पूछेगा, लेकिन यही से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो वो प्रश्न वही करो जो एग्जाम में पूछा जाए, बेफालतू प्रश्न पढ़ने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पांच पांच का करिए आंसर कि पांच में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो ये जो ब्राजील है, क्या है ये जो है ब्राजील देश है। कौन सा देश है? ये ब्राजील देश है। और ब्राजील देश में जैसे विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को ही कहा जाता है, विश्व में कहवा का पात्र जो है ये ब्राजील को कहा जाता है। विश्व में कहवा की मंडी यानी कि सौ पालो को कहा जाता है। ठीक है, वही बात करें कि दक्षिण अमेरिका का कहवा यानी कि निर्यात करने वाला प्रमुख क्या है? बंदरगाह सेंटोस। क्या है? बंदरगाह सेंटोस है। और जैसे ब्राजील के कहवा के भागों को मतलब क्या कहते हैं? तो फजेंटा कहते हैं। देखो जो चीज हम बोल रहे हैं उसको या तो लिख लीजिए या तो दिमाग में रख लीजिए। ब्राजील के कहवा के भागों को जो है फजेंटा कहते हैं। उसके बाद जैसे कॉफी, कॉफी का भारत में सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। क्या है वो भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। और भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी कॉफी की खेती होती है, ये भी याद रखना है। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या होती है? कॉफी की खेती मतलब ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ये कर्नाटक राज्य, यानी कि भारत में पूछेगा तो कहां पर होता है? ये कर्नाटक में होता है। और सबसे ज्यादा पूछेगा विश्व में, तब जाकर के ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये मेची नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी होती है? देखो यह जो है महानंदा की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक है? यह महानंदा की जो है सहायक नदी होती है। इस यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है वो देख लीजिए। जैसे महानंदा, महानंदा जो है भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। ये भी याद रखिए क्या रहने वाला है? तो भारत में जो है यह पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। और यह गंगा नदी की सहायक नदी होती है। क्या होती है? यह जो है गंगा नदी की क्या होती है? सहायक नदी होती है। और महानंदा नदी जो है यह बिहार पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। मतलब पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि महानंदा नदी जो जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा मतलब कौन सी नदी है? यह महानंदा नदी। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, वही बात करें कि महानंदा जो है हिमालय से निकलने वाली एक नदियों में से गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। क्या है कि महानंदा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। और महानंदा नदी की सहायक नदी जैसे टंगोल नदी, नागर नदी, मेची नदी हो गया, उसके बाद जैसे कनकाई नदी हो गया, बालसोन नदी हो गया, कालिंदरी नदी हो गया। कोसी मेची लिंक परियोजना की बाढ़ का प्रकोप कम होगा। इससे क्या होगा? जैसे मतलब नदी कालन होता है तो इससे क्या होता है कि कोसी मेची का लिंक जो है ना ये परियोजना से बाढ़ का प्रकोप जो है कम हो जाता है। तो ये सब फैक्ट को भी याद रखना है। यदि मतलब हो सकता है कि मतलब जैसे आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को जो है ना थोड़ा मतलब अथी मतलब जो है उसका स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, रोक रोक कर मतलब जो अपना पेन कॉपी में लिख कर मतलब लेकर के लिख लीजिएगा। हो सकता है कि जो मतलब हम बोल रहे हैं वही क्वेश्चन पूछ ले जो यहाँ पर मतलब दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन ना पूछे, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, उसको आपको मतलब या तो ब्रेन में रख लीजिए या तो उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेन से मतलब लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। तो यह जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन जो है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से देखो क्या क्या पूछ सकता है। जैसे कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ? ये जो 1960 में हुआ है। कब हुआ है? ये जो है 1960 में किया गया है। और सीमा सड़क संगठन का कार्य जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना है। क्या है? ये सीमा सड़क संगठन का कार्य क्या होता है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना होता है। ठीक है, और नागपुर सड़क योजना का मतलब जो संबंध ये सड़क निर्माण से है। ठीक है, ये याद रखना है। और नागपुर योजना जो है यह 1943 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, इंडिया रोड यानी कि कांग्रेस, इंडिया रोड कांग्रेस की स्थापना ये 1934 में हुआ था। कब हुआ था? ये जो 1934 में हुआ था। इंडियन रोड कांग्रेस यानी कि आईआरसी की स्थापना यह 1934 में हुआ था। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूछेगा तब जाकर ये जो 1952 में किया गया था। क्या केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है यह 1952 में किया गया था। ठीक है, ये पूछेगा तब। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि बाड़ी दोआब के बीच का क्षेत्र है। बाड़ी दोआब के बीच का क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ये ब्यास और रावी नदी क्या है? तो यह जो है ब्यास और रावी नदी है। तो देखो यहाँ जो है बाड़ी क्या है कि अब सबसे पहले समझो अब का अर्थ क्या होता है? तो अब का अर्थ जो होता है वो पानी होता है। देखो पहले समझो क्या हो रहा है। अब का अर्थ क्या होता है? तो वो पानी होता है। और पूरे दोआब को मिला दें, यदि पूरे दोआब को मिला दें तो दो नदियों के बीच में उपजाऊ, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होता है, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होता है उसको दोआब कहते हैं। और आब का अर्थ होता है पानी। और दोआब का मतलब क्या होगा कि दो नदी है और उसके बीच जो खेती की जाती है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। ठीक है, और दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो होती है ये बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। और भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र जो है ना ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। क्या है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र की बात करें यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। लेकिन दोआब क्षेत्र की मिट्टी है जलूद मिट्टी ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, वही यदि हम बात करें जैसे एक नदी क्या है सिंह नदी, सिंह नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र जो है सिंह सागर दोआब कहलाता है। प्रश्न पूछता है कि सिंह नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ना सिंह सागर दोआब कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जो है ना जेच दोआब नदी से नाम से जाना जाता है।
जेच दोआब नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बाड़ी दोआब के बीच का क्षेत्र कौन सा, ये ब्यास और रावी नदी के बीच को क्या कहा जाता है, तो बाड़ी दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली यानी कि पोटलोई पोशाक जो किस राज्य से संबंधित है। तो 9 का क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई जो होता है ये पोशाक, ये किस राज्य से संबंधित है, ये जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, और पोटलोई जो है ना ये पोशाक मतलब जो है विदेश में भी लोकप्रिय हो रही है, अभी मतलब हुआ नहीं है लेकिन हो रही है। और बिहार से प्रश्न पूछ सकता है कि साड़ी को पारंपरिक रूप से सिंघा आंचल इनकी शैली जो बिहार में ही प्रचलित हुआ था। ठीक है, साड़ी को इनकी पारंपरिक रूप से जो सिंघा जो होता है ना आंचल, वो जो शैली बिहार में ही प्रचलित हुआ है, तो इसको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर की मलेशिया की मुद्रा क्या है। मलेशिया की मुद्रा जो है क्या है, मलेशिया की मुद्रा क्या है। देखो मलेशिया की मुद्रा जो है ना रिंगित होता है। क्या होता है, ये जो है ना रिंगित होता है। ठीक है, ये मुद्रा है मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित होता है। और यूरो क्या होता है, यूरो जो है ना मुद्रा वाला देश, जैसे यूरो कहाँ का मतलब थी है, इसको भी याद रखना। जैसे यूरो जो है ना ये ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, साइप्रस हो गया, फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इटली हो गया। यहाँ पर जो है ना यूरो मुद्रा कौन सा मुद्रा है, तो यूरो मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है, यूरो मुद्रा। और ये क्वाचा क्या है, क्वाचा ये जो है जैसे अंगोला की मुद्रा है, ये कहाँ का मुद्रा है, या अंगोला की मुद्रा है, ये भी याद रखना है। और जैसे और क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं, तब बात करेंगे उस पर। रिंगित की बात तो कर लिए, रिंगित कहाँ का है, ये मलेशिया का है। ठीक है, ये तो बात कर लिए। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये रिंगित हो जाएगा। और जैसे ये पैसा है, क्या है, देखिए पैसा भी दिया, ये पैसा कहाँ का मुद्रा है, जैसे देखो अर्जेंटीना, जैसे अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है, वो पैसा है। क्या है, वो पैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की मतलब प्रथम महिला न्यायाधीश जो है ये कौन थी। तो यह जो है एम फतिमा बीवी कौन है, ये फतिमा बीवी है। कौन है, तो यह जो फतिमा बीवी है। और एक प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहला मतलब महिला वकील कौन है, ये जो है इंदु मल्होत्रा। कौन है, इंदु मल्होत्रा, ये भी याद रखना है। वही पूछ सकता है कि देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, ये अन्ना चांडी। कौन है, अन्ना चांडी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकती है, अभी मतलब 2027 में बनने वाली है, हो सकता है पूछ सकता है, करंट में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती है, ये जो है बीबी नगरत्ना हो सकती है। कौन हो सकती है, बीबी नगरत्ना, जो कि 2017 क्या है, ये जो है 2017 में बनने 2027 में बनने वाला है। कौन है, ये 2027 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश जो है ये बनने वाली कौन है, ये बीवी नागरत्ना। कौन है, बीवी नागरत्ना। अच्छा से इसको याद रखना है, बीवी नागरत्ना हो सकता है पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कि डैश यूएन चार्ट का मतलब स्थापना दिवस है। तो यह जो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 88 क्या है, कि अनुच्छेद 88 में मानवाधिकार संरक्षण के लिए मतलब तैयार किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नट जो है हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नट है जो हॉकी से संबंधित है। देखो हॉकी से कौन कौन सा खेल संबंधित है, जैसे आगा खा हो गया कप, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा गांधी कप, बेरन कप, नेहरू कप, सिंधिया कप, ये सब आता है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रंगा स्वामी कप। क्या हो जाएगा, ये जो है रंगा स्वामी कप। क्या हो जाएगा, ये रंगा स्वामी कप हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ, मतलब इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, 1884 ईस्वी में। कब, 1884 ईस्वी में हुआ था। 1884 ईस्वी में हॉकी मैच की अवधि जो है मतलब जो पहले पहले तो लमसम माना जाता था मतलब 70 मिनट का, कितना 70 मिनट का, लेकिन अब जो है उसको 60 मिनट कर दिया गया। ठीक है, 60 मिनट कर दिया गया। और एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखना। एक टीम में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर। दो यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया। ठीक है, 15 नंबर में प्रश्न जो है कुछ मिस्टेक कर दिया गया, यहाँ पर जो निम्नलिखित हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा आता है। निम्नलिखित में मतलब कौन सा जो है संरचना सुविधा मतलब संरचनागत आता है, संरचनागत सुविधा आता है, ये बताना है। संरचनागत सुविधा जो है कौन सा आता है। ठीक है, तो ये मनोरंजन आता है। कौन आता है, तो ये जो है मनोरंजन आता है। ठीक है, याद रखिए। आधार मतलब जिस आधारभूत संरचना के अंतर्गत जैसे निम्नलिखित मतलब कौन कौन मतलब बहुत सारा आता है। संरचना के सुविधा के अंतर्गत कौन मतलब जो बहुत आता है, जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, हवाई अड्डा हो गया, बंदरगाह हो गया, ऊर्जा आदि हुई, सब मतलब अभी आता है, ये सबको भी याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर कि किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं।
किस स्थान को जो है समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, जिस प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहा जाता है? देखो, ये गंगा सार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये गंगा सार को कहा जाता है। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो गंगा सार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो हुगली के निकट, देखो हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा एक सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हुगली के निकट जो है मतलब 20 किलोमीटर लंबा यानी कि सागर एक द्वीप है, ठीक है, उसी को जो है गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो न्यूमर नामक द्वीप का निर्माण यानी कि वर्षों में हुआ था, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है और उनकी मुख्य मतलब भाषा क्या है? ये मलयालम भाषा है। वो जैसे और कुछ दिया हुआ है, अंडमान तो ये गया। उसके बाद जो एक लक्षद्वीप है, क्या एक लक्षद्वीप जो है यह जो है ना अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है अरब सागर में स्थित है। इसको भी याद रखना है। मतलब क्या लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर की निम्नलिखित किस ग्रंथि ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन यानी कि का सूत्र पात्र मतलब करने के लिए प्रेरित किया गया था? का सूत्र पात्र करने के लिए प्रेरित किया गया था यानी कि महात्मा गांधी को। तो ये जो है ना अनटू दिस लास्ट क्या हो जाएगा? अनटू दिस लास्ट के लिए जो है प्रेरित किया गया था। अनटू दिस लास्ट के लिए किया गया था, ठीक है। और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। क्या है? तो ऋग्वेद का ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और ये ग्रेट एक्सपेंटेशन को जो है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। इसको किसने लिखा है? इसे जो है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर की। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो ये कहाँ पर दिया था? अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो अंतिम उपदेश जो ये कुशीनगर में दिया था। कहाँ पर दिया था? ये जो है कुशीनगर में दिया था, ठीक है। और ये कुशीनगर में दिया था। और श्रावस्ती बात करें इसकी, जैसे श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, ठीक है। और सारनाथ यहाँ जो है भारत क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? ये जो सारनाथ में दिया था। हो सकता है पूछ सकले कि मतलब जो है अंतिम ना पूछकर प्रथम ही पूछ दे तो सारनाथ हो जाएगा, और अंतिम कुशीनगर में दिया था। और बुद्ध का जन्म जो है हो सकता है यही पूछ सकता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर, ठीक है। देखो कुछ आज जो है शोरगुल हो रहा है कि बाजा उजा जो है शादी विवाह के लिए बज रहा है। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर की। अमर कवि ने कि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना जो किस शासक की छत्र छाया में की है? अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित यानी कि काव्य की रचना जो है किस शासक की छत्र छाया में मतलब की है? ये शिव सिंह के मतलब छत्र छाया में किया। किसके? तो शिव सिंह के, ठीक है। और विद्यापति जैसे मैथिली भाषा के महानतम कवि थे। विद्यापति जो है ये मैथिली भाषा के क्या थे? महानतम कवि थे। ये उसको मतलब याद रखना है। और हरि सिंह जो है ना ये हरि सिंह की थोड़ा बात कर ले। जैसे हरि सिंह जो है शिव सिंह लक्ष्मी स्वर सिंह, ये सभी मतलब क्या है दरभंगा राज्य के राजा थे। जैसे हरि सिंह हो गया, शिव सिंह हो गया, लक्ष्मी स्वर हो गया, ये सब जो है दरभंगा राज्य के क्या थे? एक राजा थे। तो इसको सबको मतलब याद रखना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में गिराया गया था? विश्व प्रसिद्ध मयूर जो है सिंहासन मुगलों के किस भवन में जो है गिराया गया था? तो ये जो है दिल्ली के लाल किला यानी कि दीवान ए आम पर गिराया गया था। दिल्ली के लाल किला दीवान ए आम पर गिराया गया था, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बात करते जैसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, वो थे। और ईरान के फारस के सम्राट यानी कि नादिर शाह ने कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया था? ये 1739 में जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके बाद ताकते ने कि जो है ना कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया, ठीक है। हीरा लेकर कौन चला गया? तो कोहिनूर जो है फारस चला गया। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये मतलब जो है ना सम्राट अकबर ने करवाया था, ठीक है। और आगरा का ये लाल किला जो है ये आगरा का लाल किला जो अकबर ने ही मतलब इसको भी मतलब बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला जो ये शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर, और आगरा का लाल किला अकबर, और दिल्ली के लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए कीजिए अगला प्रश्न 21 नंबर कि जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर ये संप्रदायों में जो है कब विभाजित हुआ था? तो यह जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। और प्रथम जैन महासभा इसमें जो है प्रथम जैन महासभा ने कि पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम जैन सभा जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन किसके अधीन हुआ था? तो स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुई थी। और इस जैन महासभा में वस्त्र धारण करना और नहीं करना आधार पर मतलब श्वेतंबर और दिगंबर में बांटा गया था।
समझ में आ रहा है? नहीं आया तो फिर से समझो कि इस जैन महासभा में जो है ना वस्त्र धारण करना और नहीं करना आधार पर श्वेतंबर और दिगंबर में बांटा गया, यानी कि वस्त्र को धारण करना या ना करना इसके मतलब तहत जो है ना श्वेतंबर और दिगंबर को बांटा गया। और अशोक के समय मतलब जो है ना अशोक के समय यानी कि 255 ईसा पूर्व में कि पाटलिपुत्र में मतलब क्या तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति जो किसके शासन काल में हुआ था, तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और इनका अध्यक्ष जो है ना कौन था, तो ये मोगलीपुत्र कौन था, मोगलीपुत्र यानी कि तीस्त थे। ठीक है, और कनिष्क के समय यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये कश्मीर में यानी कि कुंडल वन में हुआ था। और इनका अध्यक्ष जो है वसुमित्र था। कौन था, वसुमित्र था। ये सब को याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 22 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया। तो यह जो सिकंदर लोदी ने ले गया, कौन ले गया, तो यह जो सिकंदर लोदी ने ले गया था। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 में किया है। तब क्या है, तो ये 1504 ईस्वी में जो आगरा शहर की स्थापना जो है किसने किया है, सिकंदर लोदी ने किया है। ठीक है, और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया है 1500 और सॉरी क्या कहते हैं 1504 में मतलब इसकी स्थापना किया था आगरा शहर को। और जो सिकंदर लोदी ही ने जो है 1506 में 1500 यानी कि 2 साल बाद जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1504 में मतलब वो अपना स्थापना किया आगरा को, और उसके बाद जो 1506 में जो है मतलब उसकी अपना मतलब क्या किया, वहाँ राजधानी बना लिया। और ये लोधी वंश जो है महानतम शासक थे। उसने जो भूमि के माप के लिए, और यह जो है भूमि के माप के लिए 30 इंच क्या है 30 इंच के गज सिकंदरी का प्रयोग शुरू किया। उसने भूमि के माप के लिए जो है 30 इंच के गज सिकंदरी का प्रयोग किया, ये भी याद रखना है। ठीक है, जो कि 32 अंक का होता था। और सिकंदर शाह जो है ना गुरु नहीं क्या कहते हैं, ये गुल रुखी, सिकंदर शाह जो है गुल रुखी के उपनाम से यानी कि फारसी में कविता लिखता था। ये भी याद रखना है, सिकंदर शाह जो है ये गुल रुखी के उपनाम से फारसी में क्या लिखता था, एक कविता लिखता था। तो ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 23 नंबर कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना जो ये कब हुआ है। यह जो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। किस समय हुआ था, ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। कहने का मतलब जो 1916 में कब हुआ है, 1916 में हुआ है। और भारत में होम रूल की जनक जो किसे माना जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है। और लेकिन ये जो है ना इसकी होम रूल की स्थापना जो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया है। इसको याद रखना गया है, मतलब रखना है क्या कि बाल गंगाधर तिलक ने जो इसकी क्या किया मतलब स्थापना किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, और क्या कहते हैं क्या उसके बाद ही भारत में होम रूल की जनक किसे माना जाता है, तो एनी बेसेंट को माना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना को किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो कि मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। मद्रास में किया गया था बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है मतलब। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि बालाजी सॉरी क्या राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो राजा साहू का प्रथम पेशवा जो ये बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। कौन था, ये बालाजी विश्वनाथ था। ये बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध था। बालाजी विश्वनाथ जो है ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध था। और ये बालाजी विश्वनाथ ने जो है मराठा के नौसेना अध्यक्ष इनकी कन्हौजी औरंगिया को मतलब ताराबाई की गुट से तोड़कर साहू के नेतृत्व वाले इनकी उत्तरी मराठा संघ में सम्मिलित कर दिया था। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ ने जो है 1719 में मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया था। बालाजी विश्वनाथ जो 1719 में मराठा अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पहले पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी जो फायदा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।